नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। दुनिया में तरक्की का कोई भी पैमाना हो, भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र, रिसर्च, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आत्मनिर्भरता, हर मामले में हिंदुस्तान बेहद तेजी से तरक्की कर रहा है। और तो और भारत के पास अब समय का भी वो दम है कि जब दुनिया के तमाम बड़े देश अपने यहां समय मापने के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते, ऐसे में वैदिक घड़ी पूरी दुनिया के लिए बड़ी उम्मीद बन चुकी है। तो इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई खास मेहमान। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा डॉक्टर राजेश शर्मा जी का। डॉक्टर राजेश शर्मा जी अध्यक्ष हैं आरोग्य भारती मध्य भारत प्रांत के, बहुत जाने माने चिकित्सक हैं और कई वर्षों से समाज सेवा भी करते आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रीराम तिवारी जी, निदेशक हैं विक्रमादित्य पीठ के, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं। आरुष श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वैदिक घड़ी के निर्माता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं श्रीराम तिवारी जी से, क्योंकि इस पूरी वैदिक घड़ी की संकल्पना और इसके पीछे की एक लंबी जो फहरिस्त है, लंबी जो मेहनत है, उसके पीछे आप हैं। मेरा सवाल यही है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घड़ी का लोकार्पण किया और पूरी दुनिया के लिए ये संदेश दिया कि भारत अपने अतीत के गौरव से विकास की ओर जिस प्रकार से अग्रसर है, ये एक अच्छा खासा संदेश पूरी दुनिया को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जी। देखिए, थोड़ा सा आपको जी थोड़ा और पहले जाना पड़ेगा, साल डेढ़ साल पहले। जी दिन है 29 फरवरी 2024। जी स्थान है उज्जैन, जहाँ पर वैदिक घड़ी के पहले प्रारूप की स्थापना उज्जैन में हुई। जी लोकार्पण किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जी। और उन्होंने उस वक्त एक नारा दिया देश को, यही समय है, सही समय है, वैदिक समय है। उसके बाद ये सिलसिला प्रयोग धर्मिता का उसका सब चलता रहा और फिर आए हम लोग 1 सितंबर 2025 को, जब मुख्यमंत्री निवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 तरह के आयामों के साथ वैदिक विचार को पुनर्प्रस्तुत करने का काम किया। जी। पहला है कि मुख्यमंत्री आवास पर वैदिक घड़ी की स्थापना, उसके एक प्रारूप की स्थापना। दूसरा है वैदिक घड़ी को लेकर जो ऐप का विकास हुआ है जी, उसका लोकार्पण। और तीसरा है इसी विषय को लेकर या भारत के समय की पुनर्स्थापना को लेकर युवा संवाद। तो 3 चीज़ें थीं। और जो ऐप है उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे एक तो ये कि भाई हम अभी जो फिलहाल जो हमारे अन्वेषण करता हैं आरुष श्रीवास्तव जी, वो पहुंचा पाए हैं लगभग 3179 विक्रम संवत पूर्व, मतलब लगभग आज से 5500 साल पहले का जो समय है, जो श्री कृष्ण के जन्म का समय था। तो तब से लेकर आने वाले ईस्वी सन 4000 तक, जो आज से 2000 साल बाद आने की बात है। तो इस दौरान जो कालक्रम है, काल गणना है, काल के विभिन्न प्रभाव हैं, मुहूर्त हैं, दिशाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम देख समझ सकते हैं। कभी भी पुराने समय में भी जा सकते हैं जी। और अभी जो काम हमारी टीम कर रही है जी, कि समय को हम पीछे भी और कितना ले जा सकते हैं। क्या हम रामायण काल पर भी जा सकते हैं, क्योंकि देश में इस तरह के प्रयोग भी हुए हैं। जैसे श्रीमती सरोज बाला हैं, जो थी तो महालेखाकार भारत सरकार की, पर उन्होंने जो तारामंडल की गणनाओं के आधार पर भगवान श्री राम का समय हो, उनके जो जीवन का जो क्रम है उसके बारे में, और वैदिक परंपरा में जो बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं उसको भी उन्होंने पहचानने की और रेखांकित करने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल। ये जो बात है इस ऐप से, इस वैदिक घड़ी से, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और जो नारा भी जो है, यही समय है, भारत का समय है और पृथ्वी का समय है। क्योंकि इसके पीछे जो एक संदेश जो छिपा हुआ था जी, कि आज से लगभग 300 साल पहले भारत के विखंडन के सिलसिले में जो पश्चिम ने, अंग्रेजी राज ने एक तरह से भारत को अंधेरे का क्षेत्र घोषित करते हुए और बहुत सारी मनमानी बातें, मनमाने प्रयोग
न केवल अपने ब्रिटेन के सर पे लादा, हिंदुस्तान के सर पे भी लादा और पूरी दुनिया के सर पे भी लादा। जैसे कि बात करेंगे हम लोग ग्रीनविच टाइम की, और अभी डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले जो हम लोग बात डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि यूरोप के या दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सूर्य के दर्शन मुश्किल से होते हैं या सीमित समय के लिए होते हैं। जी जी। और भारतवर्ष एक ऐसा देश है, और भारत का नाम ही है प्रकाश का क्षेत्र, प्रकाश का तो यहाँ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और सूर्यास्त से लेकर फिर सूर्योदय तक आप सूर्य के दर्शन करने की स्थिति में रहते हैं, चंद्रमा के दर्शन करने की स्थिति में रहते हैं। और तो एक जो विचार है जिस पर और बात होना चाहिए, माननीय अभी जो दुनिया के सबसे महाबली देश के महाबली जो राष्ट्रपति हैं जी जी, उन्होंने एक जो चिंता जाहिर की है समय को बचाने को लेकर, और एनर्जी सेविंग वाली बात कर रहे हैं। तो एनर्जी सेविंग की बात ही है तो मेरा एक साधारण सा सवाल है जिससे विचार भी किया जाना चाहिए कि 300 साल पहले ऐसे समय को, ऐसी समय पद्धति को हमारे सर पर, दुनिया के सर पर लादा जिसके कारण ऊर्जा का इतना ज़्यादा जो है दुरुपयोग हुआ। वो जो वैश्विक जो व्यय हुआ होगा जी जी, उसकी जिम्मेदारी भी कोई देश लेंगे क्या? जाहिर है भारतवर्ष तो नहीं रहेगा कि भारतवर्ष पर तो आपने लादा है जी, हम उस वक्त पराधीन थे जी। तो इतनी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने विस्तृत हमारे दर्शकों को भी समझाया। आरो जी, सीधी सी बात है कि अभी चर्चा ये हो रही है साहब कि डीएसटी यानी कि डे लाइट सेविंग टाइम और वैदिक घड़ी, जिस पर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और सभी ने देखा आपके कार्य को। डीएसटी वैसे तो इस वक्त हमारे स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स फ्लैश हो रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि डीएसटी से नुकसान क्या है और वैदिक घड़ी किस तरह से लाभदायक है। तो आरो जी, आपको क्या लगता है अगर दुनिया इस वैदिक घड़ी को अपना ले, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो एग्जीक्यूशन की है, एग्जीक्यूशन समझाना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये वैदिक घड़ी आपके लिए कितनी फायदेमंद है, कितनी लाभदायक है। आरो जी। जी नमस्कार। जो हमारी वैदिक घड़ी है, आप अभी की जो 24 घंटे की ये घड़ी का इंट्रोडक्शन हुआ और इसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेड है और ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पे आधारित है जी, जी। तो ये सूर्य के अनुसार समय ना बदलने पे और रात के 12 बजे डेट बदलने से ये डे लाइट सेविंग टाइम जैसी चीजें, समस्याएं वर्ल्ड में आती हैं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डे लाइट सेविंग टाइम संक्षिप्त में होता क्या है। डे लाइट सेविंग टाइम 70 से अधिक ऐसे देश हैं विश्व में जो अपने समय में ठंड आने पे 1 घंटा प्लस और गर्मी आने पे 1 घंटा माइनस इस प्रकार से करते रहते हैं ताकि वो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर पाए। तो मतलब वो भी सूर्य के पास ही आना चाहते तभी डे लाइट सेविंग टाइम कर रहे हैं जी। तो फिर जो इनकी घड़ी है ये सूर्य के अनुसार बिल्कुल नहीं कार्य कर रही है, तो रात के 12 बजे डेट बदल देती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो हमारी वैदिक घड़ी है इसकी यही खासियत है, क्योंकि इसका शून्य तभी बचता है जब जिस शहर में आप लोकेटेड हो वहां का सूर्योदय हो रहा है, तो ये इन चीजों को खत्म करती है। अब डीएसटी के ऊपर आप देखें दुनिया भर में, जब लास्ट ईयर 2024 में पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण हुआ, उसके बाद से पूरी दुनिया भर में ये चीजें चर्चा में आने लगी। देश दुनिया भर समझ नहीं पा रही है कि हमें डीएसटी इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो हमारा बेनिफिट ये है कि हम ऊर्जाओं को बचा पाते हैं, बिजली की बचत कर पाते हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहे होते हैं तो लोगों की सर्केडियन रिदम्स में प्रॉब्लम होती है। अब अचानक से आज मान लीजिए आपके यहाँ सुबह, अभी जैसे अमेरिका ने बताया कि नवंबर 2 को वो रात 3 बजे अचानक से रात के 2 बजा देंगे। तो जो लोग पूरे अभी 6 महीने से उनकी बॉडी, उनकी स्लीप साइकिल जिस तरीके से चल रही थी, वो अचानक से 1 घंटा पीछे करने से ब्रेक कर जाएगी। और इसलिए आप देखेंगे ये रिपोर्ट्स है कि डीएसटी की वजह से बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है दुनिया भर में जी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि डीएसटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो उसके ये फायदे हैं। यहीं पे जब पूरी दुनिया में ये बहस चल रही है, वहां पे भारत ने जवाब दिया वैदिक समय को लाकर, जो कि सूर्य पे आधारित है। वो हर दिन सूर्य से आपको सिंक्रोनाइज करता रहता है। इससे आपकी जीवन शैली मैकेनिकल ना होके नेचर से अलाइंड हो जाएगी। तो ना ही सर्केडियन रिदम्स टूटेंगे, ना ही
डीएसटी जैसी समस्याएं विदेशी आएंगी। जो विद्वान है वो दो तर्क दे रहे हैं साहब कि बिजली की बचत और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, ये डीएसटी को लेकर है। लेकिन जैसे ही हम आपकी वैदिक घड़ी की ओर आते हैं तो आपकी वैदिक घड़ी कहती है कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी के अनुरूप ही इसकी दिनचर्या है, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी प्रदान करती है और इसका एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संतुलन भी है। तो ये जरूर मैं दोनों बातें आपसे जानना चाहूंगा, फिर शर्मा जी का रुख करेंगे। जी जी बिल्कुल, वैदिक घड़ी क्योंकि सूर्य की परिक्रमा जैसे पृथ्वी कर रही है उसी के अनुसार कार्य कर रही है, इसलिए ये बिल्कुल ये जैविक नेचर से अलाइंड, हमारे शरीर से अलाइंड ये घड़ी कार्य करती है। बिल्कुल। क्योंकि हम इसी प्लेनेट के हैं तो हमारी जो सर्केडियन रिदम्स हैं इसी के रेवोल्यूशन पे ही डिपेंड करती है। जी। तो इसलिए आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया, उसके बाद चर्चिल की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इंग्लैंड में, जी। उन्होंने ये मांग करी अपने देश में कि हमको एक लोकल मीन टाइम चाहिए, जी। हमको अपने शहर का समय चाहिए, क्योंकि हम इंग्लैंड से भी थोड़ा दूर हैं और हमारे यहाँ जल्दी अंधेरा और ये सब हो जा रहा है, तो इससे हमें और अलग ही समस्या आ रही है। लेकिन फिर वो अलाउ उनको नहीं किया गया। लेकिन इस टाइप की बातें विश्व में उठने लगी हैं और लोगों की आंखें खुलने लगी हैं कि जो भारत के समय नापने की टेक्निक है वही सबसे सटीक टेक्निक है। बिल्कुल, और ग्लोबल विलेज की अवधारणा है तो कहीं ना कहीं दुनिया ने मध्य भारत के सबसे प्रमुख यानी कि भोपाल में वो जो घड़ी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी दुनिया ने देखी होगी ग्लोबली। शर्मा जी से हम जुड़ते हैं, जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। दो बातें आदरणीय शर्मा जी ये है, डीएसटी को लेकर जो कमियां हैं वो है कि नींद और स्वास्थ्य पर यह नकारात्मक असर करती है। कुछ देशों में असुविधा के चलते इसे छोड़ भी दिया गया है। जी विवेक जी, यहाँ तो सबसे पहले ये विषय इतना रुचिपूर्ण विषय है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी इतना कन्फ्यूजन है कि हमारे दर्शक भी अभी जो है ये समझने में कि वैदिक घड़ी, डीएसटी और ग्रीनविच टाइम और आईएसटी, इन सब में जो है ये उलझे क्यों उलझें, उनकी ज़िंदगी तो सीधी सादी चल रही है जी। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ऋग्वेद में दशम मंडल में जो नासदीय सूक्त हैं 10,000 वर्ष पहले समय कैसे, काल कैसे पैदा हुआ ऐसा माना जाता है उस सूत्र में कि जब सृष्टि की रचना हुई, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि के साथ ही समय का भी निर्माण हुआ। आरोह जी ने जो ज़बरदस्त काम किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सराहना करता हूँ कि इस युवा की जो सोच है जी। जिसने इतना बड़ा एक क्रांतिकारी पुनः हमें वापस जोड़ने का जो एक आविष्कार किया है इन्होंने, मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ मैं। कि देखिए क्या है कि जब ये ग्लोबल इवोल्यूशन में कई सभ्यताएं जब बन रही थी तो हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता जो है वो सबसे उच्च सभ्यता है। अगर वाकई हम विश्वगुरु थे, अध्यात्म विश्वगुरु थे तो वो थे, इसमें ये कोई दो मत नहीं है। बीच में जैसा आदरणीय श्री राम जी ने कहा कि बीच में मुगल आ गए, फिर अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को जो विखंडित किया है, मतलब हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर सच में सोने की चिड़िया थे तो क्यों थे। 1700 में अगर जीडीपी भारत का 34% था तो था, जब ये यूरोप और अमेरिका का 1-1.5-2% था। तो हम अगर पुराने समय के साथ जुड़ते हैं तो ये कहना बिल्कुल सही है कि कृष्ण जी का जन्म जिस ग्रहों के स्थिति के अनुसार हुआ जी। उसकी गणना जो की है 3179 साल पहले जी। ऐसे ही राम जी का जन्म जो हुआ है जी। ये तो हमारे पास एक आज की डेट में जो है, हम जब वैदिक घड़ी की बात करते हैं तो ये प्रकृति के साथ तालमेल है मनुष्यता का, मानवता का। यहाँ पे तो मेडिकल साइंस में अगर सर्केडियन रिदम की बात करते हैं तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ तो मैं आयुर्वेद को भी बीच में लाना चाहूँगा कि जो त्रिदोष हैं, पित्त, वात और कफ, सर्केडियन रिदम में उनका भी समय है जी। कि जैसे सुबह, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि सुबह 6 से लेके 11 बजे तक का जो समय है, ठीक है, वो वात का कहलाता है, पित्त, वात और कफ का। उसके आधार पे जो है आपके शारीरिक फंक्शन चलते हैं। सर्केडियन रिदम में भी ये चलता है कि किस पहर पे कौन सा हार्मोन्स आ रहा है, कब आपको उत्तेजित होना है, कब शांत होना है, कब भोजन करना है, कब निद्रा लेनी है, कब शारीरिक मेहनत करनी है, कब मानसिक मेहनत करनी है। वैदिक घड़ी लगभग उसके साथ आपको जो है एक हार्मोनलाइज करती है, एक संतुलन स्थापित करती है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है। यहाँ तो क्या हुआ कि जैसे जैसे जो है ये भौतिकवादी विकास होता गया, मटेरियलिस्टिक है ना चीज़ें होते गई, हम लोग मशीनीकरण में हो गए, ठीक है, हमारा समय होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन,
सारा का सारा जो है आपका जो है लाभ पे डिपेंड होने लगे, कितना काम करना है, लाभ कैसे करना है, और आपने समय ले लिया जो आज जो है। अब देखिए, अब जैसे ये जो शिफ्ट होता है, जैसे DST के समय में क्यों हार्ट अटैक हो रहे हैं या क्यों आदमी की तबीयत खराब हो रही है, सर्केडियन रिदम में आपको आदत पड़ जाती है, कि आपको कब उठना है, कब सोना है, रात में आपका एक स्टेट ऑफ माइंड सेट है। अब सडनली एक दिन जो है आप 2 घंटे पीछे हो गया, अरे आप सोचो, आप जो है भले ही आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए, बट मानसिक में, अचेतन मन में जो है ये बहुत बड़ा एक जोल्ट है, बहुत बड़ा झटका है, जो एक प्रकार से एक स्ट्रेस पैदा करता है। ये स्ट्रेस पैदा करता है। आपने अपने जीवन जो है अपनी सुविधा के लिए, अपने व्यापार के लिए बना लिया जी, ठीक है। तो ये जो है अगर पूरा का पूरा समय जो है, क्योंकि जीवन जो है सूर्य की गति से ही शुरू होता है। हमारे जो 5 तत्व हैं उसमें जो अग्नि तत्व है, सूर्य तत्व जो है इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो हमने अपना पूरा जीवन जो है सूर्योदय से लेके सूर्यास्त का समय, ठीक है, इसके बाद सूर्यास्त के बाद फिर अगले दिन का सूर्योदय, ये किसी न किसी कारण से अगर ईश्वरीय प्रदत्त ये प्रकृति है, इसको इज्जत करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने ये उस वक्त का जो काल गणना की थी जी, और उसी को जो है इस युग में अगर आरोह जी ने जो है वैदिक घड़ी के रूप में लिया है, तो मैं तो कहूँगा कि सद्बुद्धि दे ईश्वर जो है पूरे विश्व में कि वैदिक घड़ी के ही कंसेप्ट को अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें। बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक बार फिर से हम श्रीराम तिवारी जी से जुड़ते हैं। आदरणीय तिवारी जी, DST बनाम वैदिक घड़ी, ये बात उठ रही है, कृत्रिम समय बनाम प्राकृतिक समय। वैदिक घड़ी की सबसे बड़ी जो खासियत हमें समझ में आती है वो ये है कि सूर्योदय से सूर्यास्त, यानी सूर्योदय अगर मान लीजिए 5:42 पे हो तो वैदिक घड़ी का जो दिन शुरू हो रहा है वो 5:42, और जैसे ही सूर्यास्त मान लीजिए 6:42 हो, और ये रोज़ चेंज होता रहता है। लेकिन अंग्रेजी कहती है कि जैसा आरोह जी बता रहे थे 12 AM, 11:59 PM के बाद सीधे AM लग जाता है। अब ना दिन हुआ है, रात ही चल रही है, मिडनाइट जिसको हम कहते हैं, पर घड़ी कहती है कि अब दूसरा दिन लग गया है। तो इस मामले में एक वैज्ञानिक तौर पर ये वैदिक घड़ी कई हद तक भारी पड़ती है। लेकिन क्या कारण रहा कि हम अतीत से पिछड़ते चले गए और ये जो GMT है यही हम पर थोप दिया गया, या हमें मजबूरीवश इसे ही अपनाना पड़ा? देखिए, आप जो कह रहे हैं तो 2-3-4 चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जी। एक कि भारतीय परंपरा में शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान यही सर्वोपरि तत्व हैं, और इसमें न शिक्षा, न विज्ञान, न संस्कृति, ये उपभोग वाला विषय नहीं है ना। दूसरी बात जो घड़ी को लेकर जो उन्होंने कहा है, और बल्कि इसी बीच में एक मायाकोव्स्की करके एक रशियन पोएट हुए हैं जी, कम्युनिस्ट देश से आते हैं और उनके विचार भी उसी से प्रभावित थे। तो एक उन्होंने अपने तानाशाह को लेकर एक बात कही थी जी, कि भाई तुम कहो कि भाई सूर्य आज जो है पश्चिम से उगना है, उन्होंने कहा भाई साहब हमने उगा दिया जैसा आप कर रहे हैं। तो ये GMT और जो कहते हैं ग्रीनविच टाइम और आदि आदि जो भी है, वो सब आपने बंदूक के जोर पर, ताकत के जोर पर सारी दुनिया को मजबूर किया कि आप ये मान लें। आप में कोई व्यावहारिकता नहीं थी, और बल्कि अब तो तमाम सारे शोध सामने आ रहे हैं जिसके कारण ये समझ में आ रहा है कि भारत में जो प्रयोग हुए, परंपरा में जो प्रयोग हुए हैं, उनको पश्चिम ने न केवल चुराया बल्कि आपके जो मानस है, मनोबल है, उसको विखंडित करने का काम किया। तीसरा, जो वैदिक घड़ी है, ये एक आनंद की बात यह है कि इसके विकास में देश की तमाम जो जीनियस लोग हैं, महर्षि लोग हैं, उनकी महती भूमिका रही है। इसको भी कृपया ध्यान दें कि महाभारत काल के पूर्व तक भारत से हटकर कोई दूसरी भौगोलिक इकाई नहीं थी। बाद में सीमांकन होते गए, भौगोलिक परिवर्तन भी होते गए, देश बनते गए, लेकिन महाभारत वो पहला और अंतिम विश्व युद्ध है जिसमें दुनिया की लगभग 185 से अधिक जनजातीय समुदायों ने उसमें भाग लिया था, और सभ्यताएं बनी, सभ्यताएं नष्ट हुई, आदि आदि। वैदिक घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, जो वैदिक काल गणना है, इसके विकास में जैसे मयासुर हैं जी, मयासुर को हम एक
दूसरे विश्वकर्मा के रूप में भी हम जानते हैं, और महाभारत में भी उनके संदर्भ आते हैं और रामायण काल में भी उनके संदर्भ आते हैं। उन्होंने भी सूर्य सिद्धांत के आधार पर वैदिक कालगणना का विकास किया, लेकिन ये जानकर आपको सुखद आश्चर्य होगा कि वो तथाकथित रूप से जो आज की तारीख में जो भारत की भूमि है या सीमाएं हैं उसमें के रहने वाले वो नहीं थे। वो थे पेरू और वेनेजुएला और मैक्सिको के। वहाँ माया संस्कृति का विकास भी हुआ, और माया संस्कृति को फिर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि दुनिया में सभ्यताओं के विनाश के लिए लोभ आधारित, लूट आधारित जो संस्कृतियाँ रही हैं, सभ्यता रही है, उन्होंने बड़ा विनाश किया है जी। माया संस्कृति हो, चाहे इंका संस्कृति हो, या अरब देश हो, या अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, ऐसे तमाम जगह। तो और उस नॉलेज को जो सदियों के हजारों वर्ष की परंपरा से जो विकसित हुआ था, उसको भी एक तरह से कबाड़ में फेंक देने का, और जितना उनके समझ में आया, जैसे कि एक बंदर के साथ होता है कि भाई वो कुछ सामग्री ले गया है तो उसको लगता है जो उसके काम की उसने ले लिया, बाकी उसको जो तत्व की बात है उसको फेंक दिया। तो इसके कारण भी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये जब भी जैसे 2 साल पहले, 3 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्व गुरु के मुकाम पर फिर से लाने की जो संकल्प दोहराया था जी, तो ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं देश में भी, देश के बाहर भी, जिन्होंने इसका मजाक बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज यदि हम इस टाइमिंग को देखें वैदिक घड़ी के बहाने से ही सही, तो दुनिया जो भारत की ज्ञान परंपरा है, उसके वैभव है, उसके गौरव है, उसको फिर से स्वीकार करने और अपनाने की दिशा में हर हालत में, चाहे वो खुश होकर जाएं, बहुत से लोग जाएंगे खुश होकर, बहुत सारे लोग मजबूरी में जाएं, क्योंकि जैसे अब ट्रंप ने ही कहा, मैंने आज की तारीख में ट्रंप ने लगभग भारत की तकनीकी को, भारत के उद्योग व्यापार को नष्ट करने का जैसे एक तरह से सुपारी ले रखी हो। अभी खतरा जो है जैसे टेक्सटाइल को लेकर या रत्न उद्योग को लेकर, तो अभी एक खतरा ये है कि आने वाले कुछ ही महीनों में कम से कम 50 लाख से अधिक जो कामगार हैं वो बेरोजगार हो जाने वाले हैं, यदि उनकी चल पाई तो। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो भारतीय नेतृत्व है, उन्होंने उस सबके डिवाइस निकालने की कोशिश की है और सम्मान के साथ खड़े होने की कोशिश की है। लेकिन स्वदेशी की बात जो है वो तभी संभव है जब हम स्वदेशी विचार को, स्वदेशी विज्ञान को हम अपनाएंगे, और इस दिशा में वैदिक घड़ी एक छोटा सा कदम है, और बाकी तो फिर पहल जो होना होती ही रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर वर्णन आपने किया। आरोह जी, आप भी मानते हैं कि ये डीएसटी जो है ये एक बदलाव थोप देती है, लेकिन वैदिक घड़ी प्रकृति संग तालमेल बताती है, यानी कि ये एक तरह से वैदिक घड़ी ही मानव घड़ी है, नेचर की घड़ी है? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानता हूं, और मैंने इस कार्य को करने का जब संकल्प किया, मुझे इस चीज़ अच्छी लगी ही इसलिए क्योंकि मैं जब पहले इंग्लैंड में रहा करता था और वहां पर मैंने इस डीएसटी का एक्सपीरियंस किया जी। तो जब वो दिन चेंज हुआ तो मुझे, जब अगले दिन मैं उठा और मेरी डेट अपने आप मोबाइल पे चेंज हो चुकी थी, और अपने आप ही वहां हो जाता होगा ये सिस्टम की 1 घंटा पीछे अपने आप घड़ी हो जाती है आपकी। अगर डिजिटल डिवाइस, अगर वो मैकेनिकल क्लॉक है तो आपको हाथ से करनी पड़ती है, लेकिन आपकी बॉडी वैसे नहीं सेट होती है, तो आपको बॉडी में एक बहुत अजीब सा फील आ रहा होता है। वो पूरा कुछ दिन, 1 आध दिन अलग सा फील हो रहा होता है। तो वो जब फीलिंग, मुझे ये एक्सपीरियंसेस हुए और मैंने इसके प्रभाव देखे कि ये जो लोग वर्षों तक ऐसे देशों में रहते हैं, उनकी बॉडी में उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और भी तरीके के उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो मुझे ये चीजें तभी समझ में आनी शुरू हुई, और जब मैंने अपनी वैदिक की काल गणना की पद्धति को जाना कि ये इन्हीं चीजों को खत्म ही कर देती, क्योंकि ये नेचर के अनुसार ही वर्क कर रही है। इसका सूर्योदय पे ही शून्य बज रहा है और इसका 15वां मुहूर्त सूर्य अस्त पे ही हो रहा है। तो अपने आप ये 6 महीने पे 1 घंटा 2 घंटा बदलने वाली बात ही नहीं है। हर दिन जो कुछ सेकंड्स का किसी जगह पे अंतराल आ रहा है, वो अपने आप ही ये घड़ी कर ले रही है। तो आपकी बॉडी अपने आप ही नेचर के साथ सिंक कर ले रही है। जैसे जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं या फिर खुद पेड़ पौधे हैं, उनको किसी क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सूर्य के अनुसार वो जाग भी जाते हैं, वो सूर्यास्त पे सो भी जाते हैं, और उनकी बॉडी अपने आप ही नेचर से अलाइंड होती है। लेकिन आज हमारी बॉडी नेचर से अलाइंड नहीं है। हम मैकेनिकल घड़ी के हिसाब से रोज
6 बजे सुबह उठना सीख सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के हिसाब से हमारी आंख अपने आप खुल पाए, ऐसा अभी तो मुझे लगता नहीं कि किसी के लिए पॉसिबल हो पा रहा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी मैकेनिकल पे आधारित है। लेकिन ये वैदिक घड़ी इसी को सॉल्व करती है कि जब आप इस समय प्रणाली के अनुसार रोज उठना जागना शुरू करेंगे तो अपने आप ही आपका बॉडी की जो हार्मोनी है वो नेचर के साथ बन पाएगी। तो मैं जो आप ये बात कह रहे थे इसको पूरी तरीके से मानता हूं, और यही विश्व पूरा आगे जाके मानने वाला है। बिल्कुल, और यही हम शर्मा जी से भी पूछना चाहेंगे। बहुत अच्छी आपने लाइन दी। क्या आपको भी लगता है शर्मा जी, अगर ये वैदिक घड़ी के सार को अपना लिया जाए, सूर्योदय से सूर्यास्त ये है वैदिक घड़ी, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि रात के 12 बज रहे हैं और अंग्रेजी घड़ी कहती है AM, आ जाइए दूसरा दिन शुरू हो गया, पर प्रकृति कहती है कि नहीं अभी दूसरा दिन शुरू नहीं हुआ, अभी तो रात ही है। वैदिक घड़ी इस पूरी ये जो अवधारणा है GMT की, इसको तोड़ देती है। विवेक जी, यहाँ पे जी बहुत अच्छा जो ये सत्संग चल रहा है, सत्संग है जी, ये ज्ञान का ऐसा विषय है। आज का जो विषय लिया है आदरणीय आरोह जी हैं, श्री राम जी हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल ही इस चीज़ को अगर मैं जोड़ के देखता हूँ, मैं हम सब जानते हैं पिछले लगभग 5 से 10 वर्षों में हार्ट अटैक के मामले, ठीक है, 10 वर्षों पहले ऐसा लगता था कि चलो 60-70 साल में हार्ट अटैक हुआ, समझ में आता था। बट पिछले 5 वर्षों में तो खास करके जो है एक दूल्हा बेचारा घोड़े पे शादी करने जा रहा है और वो घोड़े पे हार्ट अटैक हो गया उसको। एक बच्ची जो है अपनी दोस्त की शादी में डांस करने आई, 32 साल की बच्ची जो है वो हार्ट अटैक से। एक पंजाब में एक क्रिकेटर जो है वो छक्का मार रहा है और पिच में दौड़ रहा है। तो क्या ये संभव है कि एक 30 वर्ष का 25 साल का बच्चा जो है उसका हार्ट इतना कमज़ोर है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए? अरे वो तो जिम जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कम से कम उसका हार्ट तो कमज़ोर नहीं था। ऐसा कारण क्या हो गया? तो अभी जो है मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये, लेकिन धीरे 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 कई वर्षों की खोज जो है, और खास करके पाश्चात्य देशों ने तो इस चीज़ को खोजना चालू कर दिया है कि अब जो है जो बीमारियां वो कीटाणु या विषाणु या बैक्टीरिया से नहीं है, वो आपकी आधुनिक जीवन शैली के कारण है, जिनको उन्होंने बोला कि ये मॉडर्न डिजीजेज हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज। इनका दूसरा नाम इन्होंने दिया क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, बीपी हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर है, ओबेसिटी, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पार्किंसन, एल्जीमर्स, कितनी सारी चीज़ें ये कोई बैक्टीरिया से नहीं होती। इनका नाम उन्होंने दिया क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी। यहाँ पे ये जानना कि ये इन्फ्लामेशन क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है जी, तो मेडिकल साइंस ने इस चीज़ को भी देखा कि जब सर्केडियन रिदम से व्यक्ति अपना नाता तोड़ लेता है, भाई प्रकृति को अगर ये मंजूर होता कि नहीं रात को भी उजाला चाहिए तो एक दूसरा सूरज ला सकती थी ना, सूर्य अस्त के बाद में एक दूसरा सूरज आ जाता, या चांद की लाइट इतनी ज़्यादा होती कि भी चलो रात को उजाला होता जी। आज से 40-50 साल पहले हम जब अपने दादाजी के यहाँ जाया करते थे तो सूर्य अस्त के बाद में लालटेन जलती थी हल्की सी, और खाना खाने के बाद में 9 बजे सब के सब सोने चले जाते थे। अरे जब 9 बजे आदमी सोएगा तो 3, साढ़े 3, 4 बजे उठेगा, सूर्यास्त के 92 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। आज वही साइंस, पूरा साइंटिफिक रिसर्च वापस घूम के वहीं आ रही है कि सुबह का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त का इसलिए होता है कि वहाँ पे ऊर्जा का लेवल अलग होता है, उसको दिव्य ऊर्जा बोल रहे, उसको कॉस्मिक एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, कुछ भी नाम दे दें। जो व्यक्ति सूर्योदय देखता है उसको बीमारियाँ कम होती हैं। अब यहाँ पे अगेन हम बात करते हैं सूर्यास्त के बाद में ब्लू लाइट अगर आपके रेटिना में जाती है तो आपके भीतर इन्फ्लामेशन पैदा करती है, आपके भीतर स्ट्रेस पैदा करती है। यही कारण है हार्ट अटैक का, यही कारण है डायबिटीज़ का, यही कारण है अल्सर का, यही कारण है कैंसर का, यही कारण है थायराइड का, यही कारण है डिप्रेशन का। मेंटल स्टेट जो है अलग अलग हो रही है। और आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? आज के बच्चे जो है वो तो रात में 12 बजे जवानी, मतलब उनकी तो दिन जवान होता है रात में 12 बजे। अचानक से जो है वो टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और रीलें बन रही है, और इंस्टाग्राम चल रहा है। कैसे उल्टा चक्कर हो गया है। और इसका दोष केवल DST है। आपने जो है डे टाइम सेविंग के चक्कर में कर दिया, रात को सोने का समय नहीं है, दिन में उठने का समय नहीं है। अरे हम जब वैदिक घड़ी की बात करते हैं तो कंसेप्ट ही हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ में है। जब आप अपने जीवन में ये ढाल लेते हो कि सूर्योदय के समय हमको एक्साइट होके काम करना है, शारीरिक मानसिक सब काम करने हैं, और पूरे 12 घंटे काम करो, और उसके बाद सूर्यास्त के साथ जो है, क्योंकि आपके बॉडी का हार्मोन्स, आपका रिदम वो सोने के लिए तैयार है। रात में 12 बजे पार्टी चल रही है, खाना खा रहे हो, और अगले दिन जो है हार्ट अटैक हो रहा है जी। धीरे धीरे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो समय आने वाला है कि जब
आपको ना जब क्या बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, ये 2-4 हार्ट अटैक जब होने लगेंगे 25 साल 22 साल में सब जब देखने लगेंगे तो सारे के सारे भारत की चरण में आने वाले हैं। सब के सब वैदिक घड़ी भी सूर्य अस्त के साथ अपना जीवन यापन करो। आपको काम धंधा करना है, आपको लाभ छोड़ो, पहले इस शरीर को जो है तंदुरुस्त रखो, तभी सब चीज़ें हो सकती हैं। तो वैदिक घड़ी जो है ये आवश्यकता है, ये भारत की आवश्यकता नहीं है, ये पूरे विश्व की आवश्यकता है कि अगर जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, क्योंकि एक तरफ जो है ये 5G 4G 6G 7G और AI, अरे आप यदि सब काम यदि कंप्यूटर से करोगे तो दिमाग एट्रोफिड हो जाएगा। ये कैलकुलेटर ने तो वैसे ही जो है गणना बल भूल दिया। अगर आज दुकान में जाके देखते हैं तो 5+5+2 करना है तो आदमी वो देखने लगता है कि कैलकुलेटर कहाँ है। तो जो इस्तेमाल नहीं करोगे एट्रोफी हो जाएगा, डिसयूज एट्रोफी। तो हमारा ऐसा मानना है कि वेदों में जो लिखा है वो साक्षात ब्रह्मवाणी है, वो मानव रचित नहीं है। ये वैदिक घड़ी का जो काल गणना है ये भी हमारे वेदों से आई है, ठीक है। इसका सम्मान करना चाहिए, इसे बिना किसी तार्किक बुद्धि के स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें अतीत की ओर लौटना होगा और ये जो गौरवशाली अतीत है ये हमारा ही है, ये आयातित नहीं है, ये अमेरिका इंग्लैंड या दुनिया के किसी देश से आया हुआ नहीं है, ये अतीत आप ही का है, जिसे वर्तमान समय में आपके सामने लाया गया है इस वैदिक घड़ी के जरिए। तो इस वैदिक घड़ी की चर्चा में हम जो खास बात कर रहे थे वो यही थी कि ये अतीत से वर्तमान को किस तरह से जोड़ रही है और ये जो DST GMT है ये आपके ऊपर थोपी गई है, आप इसे किस तरह से स्वीकार करते हैं इसे भी हमें समझना होगा। एक बार फिर से हम श्रीराम जी का रुख करते हैं। श्रीराम जी, इस ऐप के बारे में ज़रूर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो युवा हैं वो बहुत जल्दी इंटरेक्ट होंगे इस ऐप से। ये ऐप कितना फ्रेंडली है और जो खासियत है वैदिक घड़ी की वो इस मोबाइल ऐप के ज़रिए कैसे युवा पता कर सकते हैं? जी देखिए, ये तो वैदिक ज्ञान को फिर से पुनर्स्थापित करने, पुनर्परिचित कराने का एक सिलसिला भी चालू हुआ है। तो इस घड़ी में भी अभी बहुत सारे काम अभी होना बाकी हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। क्योंकि अभी तो सूर्य है, चंद्र है, बाकी जो ग्रह हैं, बुध हैं, बाकी जो उनकी जो सामर्थ्य है और उनके जो प्रभाव हैं वो भी हमको इस वैदिक घड़ी में उसका समाहार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, जो 300 साल में, मतलब दूसरी बात, ये ऐप की बात जब आपने सवाल किया मैं फिर उसका जवाब दे दूँ जी कि जो ऐप है वो इसलिए फ्रेंडली है कि आप अपनी भाषाओं में, मतलब जिनको दुनिया ने मृत भाषाएं लगभग मान लिया था, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिब्रू हो, जुलू हो, बहुत सारी भाषाएं हैं, उसमें भी ये उपलब्ध है ताकि और वो जो संबंधित जो देश हैं उनके जो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ ही ये सिंक्रोनाइज भी है। आप उसी हिसाब से अपने समय को देख सकते हैं। आपको घड़ी को ना आगे करना है ना पीछे करना है और अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में आप उसको समझ भी सकते हैं। दूसरा, जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही मैं उसको जोड़ना ही चाहूँगा। एक अध्ययन इस बात का भी होना चाहिए कि वैदिक घड़ी को विनष्ट करके उसकी कालगणना या वैदिक समय को विखंडित करके अंत में पश्चिम ने हासिल क्या किया। ट्रम्प एक बात तो कह रहे हैं कि भाई उनके धंधे पर असर आ रहा है जी। वो कोई भी कारोबारी आदमी जो है वो अपने कारोबार की तरह से ही जीवन को देखने की कोशिश करेगा, लेकिन जो स्टडीज़ जो बताती हैं कि अमेरिका हो या यूरोप हो, और जो डॉक्टर साहब जिसका इशारा किया है, जो बहुत सारे मनोविकार जो पैदा हो रहे हैं, लगभग जो एक सर्वे था, यदि आई मे बी रॉन्ग, थोड़ा बहुत परसेंट में फ़र्क हो सकता है, लगभग 60% से ज़्यादा आबादी अमेरिका की मनोविकारों से ग्रस्त है। और अभी हाल ही में एक कोई मुस्लिम सज्जन हैं, उन्होंने भी, वो वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस पागलपन के बारे में उल्लेख किया, जिसका फिर मस्क ने ये जवाब दिया है कि इसको देश से निकाल दो। मस्क की बात आई तो मैं फिर भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करूँगा। जिस स्पेस क्राफ्ट का डिज़ाइन उन्होंने किया है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने में 1 घंटे का समय लगेगा, ये प्रयोग अंत में वो वैदिक परंपरा से ही हैं। ऋग्वेद में भी उसके जिक्र मिलते हैं और ऋषि भारद्वाज जिन्होंने वैदिक वैमानिकी प्रकरण के रूप में बड़ा काम किया है। और
वो जब वर्णन करते हैं कि हाँ 5 मिनट में 10 मिनट में जो हैं, जो देवता हैं या जो भी है, रावण है, असुर हैं, जो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 5 मिनट में दुनिया के इस कोने से उस कोने से तक चले जाते हैं। तो व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी, लेकिन हमने उसको समझने की जगह उसको गप मानते हुए और बकवास मानते हुए हमने दुनिया ने खारिज करने की कोशिश की। लेकिन अब लगा जब अमेरिका खुद उसको अपना रहा है, नासा खुद अपना रहा है, उसका विश्लेषण कर रहा है, तो ठीक ऐसे ही ये जो वैदिक काल गणना का जो विषय है ये भी अंत में समय के साथ साथ, और वो समय आ गया है बिल्कुल, तो लोग अपनाएंगे ही, पर इसमें कोई देर नहीं लगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। आरोह जी, आपको लगता है ये जो जेन ज़ी जनरेशन है जो पूरी तरह से कम्युनिटी, कंटेंट, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, इंटरनेट से जुड़ी है, सोशल मीडिया फ्रेंडली है और पूरी तरह से इस ग्लोबल विलेज की अवधारणा पर ही खुद को सटीक पाती है, तो वो कितना ज़्यादा कनेक्ट करेगी इस वैदिक घड़ी से? मुझे लगता है जो हमारी जेनजी है या अपकमिंग जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, और ये आज की ही नहीं, ये हमेशा से, आज से आप 10,000 पूर्व की भी बात करें या 5,000 वर्ष पूर्व की बात करें तो तब भी जो जनरेशन पिछली रही होगी उसके लिए अगली वाली जनरेशन आने वाली जनरेशन ही होगी, और उनके विचार हमेशा ही लगता होगा उनको कि वो बदल रहे हैं। लेकिन आप देखें मानव इतिहास में हमेशा ही समय नापने के अलग अलग उपकरणों पर प्रयोग होता आया है, और जब मनुष्य ने एक किसी नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया उसके अनुसार समय को नापने का भी प्रयास करता आया है। सबसे पहले केव में डंडे खींच के सूर्य के अनुसार समय को नापा, फिर जल के अनुसार जल की बूंदों को गिरा के समय नापा, फिर मोमबत्ती और अगरबत्ती के सहारे समय को नापा, फिर रेत के सहारे समय को नापा, फिर छाया घड़ी बनी, उसके बाद मैकेनिकल क्लॉक्स बनी, और ये सब अचानक से नहीं हुआ, ये सब के बीच में 300, 400, 500 साल का अंतराल है। तो अब ये जो हमारी लेटेस्ट क्लॉक चल रही है ये प्रेजेंट वाली, वो 500 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो जब हमारी अपकमिंग जनरेशन को ये समझ में आएगा, उनकी लर्निंग में ये आएगा कि जो वैदिक घड़ी है उसका नाम आप वैदिक सुन के सिर्फ ये ना सोचे कि वो प्राचीन है, उसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आधुनिक है, तो वो पूरी हमारे ग्रह की स्थिति के अनुसार कार्य कर रही है। तो जब वो ये जानेंगे तो वो बिल्कुल इसको अडॉप्ट करना चाहेंगे, और वो उनसे तेज तो कोई अडॉप्ट कर भी नहीं पाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत सकारात्मक बात। और एक बार फिर से हमारा कार्यक्रम अब समापन की ओर है। हम जुड़ते हैं आदरणीय राजेश शर्मा जी से, और ये जवाब लेते हैं कि मेडिकल साइंस इस वैदिक घड़ी को किस तरह से देख रहा है। जी, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगा विवेक जी, कि हमने जो साइंस पढ़ी है आज से 35-40 साल पहले, हमने न्यूटोनियन साइंस पढ़ी है बेसिकली, जो आधार मानती है स्थूल को, अणु तक वो थी, अणु परमाणु तक सीमित थी। बट समय के साथ जो है, क्योंकि देखिए गतिशील जो है वो जीवन है, वही विज्ञान है, वही तकनीकी है, लेकिन जब सत्य की परिभाषा कहते हैं जो बदलता नहीं है वो सत्य है, अटल सत्य है, तो उस हिसाब से देखें तो विज्ञान जो है वो तो हर 4-5 साल में बदल जाता है, अपनी पुरानी चीज़ को बोलता है कि नहीं ये ऑब्सोलीट हो गई, अब इससे कुछ बढ़ के आ गया, पुरानी दवाइयाँ छोड़ो, नई दवाइयाँ ले लो। तो मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान सत्य नहीं है, लेकिन हाँ आज की जो जनरेशन है, हमने जो नॉलेज पढ़ा वही हमारे लिए सत्य है, लेकिन आने वाली जनरेशन जो है वो बोलेगी नहीं आप पिछड़े हुए हो, आपने पुरानी बुक्स पढ़ी थी। अब आइंस्टीन का ज़माना आ गया, आइंस्टीन ने जो है वो सीधा सीधा बोल दिया कि नहीं ये पूरी दुनिया जो है ये भ्रम है, ये पूरा जो है इल्यूजन है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये सारा का सारा ऊर्जा का भंडार है। वो केवल जो है जो ऊर्जा मैनिफेस्ट हो जाती है वो स्थूल में, चूँकि हमारी इंद्रियां उसको देख पाती हैं तो हमें आभास होता है, उन्होंने एक ऑब्जर्वर इफेक्ट डाल दिया। तो यहाँ पे जो है क्वांटम साइंस में एक थ्योरम है जिसको बेल्स थ्योरम कहते हैं, वो तो ये कहती है कि हर मनुष्य जो है वो चलता फिरता ऊर्जा ब्रॉडकास्ट करने का एक एंटीना, एक टावर है। हर वक्त हमारे शरीर से एक ऊर्जा निकलती रहती है, एनर्जी निकलती रहती है, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं। और यहाँ ये कहते हैं कि अगर ग्लोब के इस तरफ अगर एक कुत्ता भी पूंछ हिलाता है तो उससे जो ऊर्जा की तरंगें पैदा होती हैं वो ग्लोब के उस तरफ प्रभाव करती हैं, मतलब हर अणु एक दूसरे पे जो है असर करता है। तो क्या जब मनुष्य का जन्म होता है, हमारी जो कुंडली बनती है उस पर कई 12 घर बनते हैं, हमारे जितने ग्रह, हमारे सौर मंडल के जितने ग्रह हैं, अगर हम वैदिक नॉलेज को देखें तो वैदिक नॉलेज जैसा कोई नॉलेज नहीं है जी, सत्य का अटल सत्य है उसमें लिखा हुआ। तो ये यहाँ पे कहना कि ये वैदिक काल का है, जैसा आरोह जी ने बोला
कि जो नई जनरेशन है जब वो फैक्ट और फिगर्स पे जाती है तो उसे आत्मसात करती है इस चीज़ को। और यहाँ पे कहूँगा कि मैं जब हम क्वांटम की बात करते हैं बिल्कुल, तो क्वांटम और प्रकृति, जी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सब स्पेस टाइम और 3D रियलिटी की बात करते हैं यहाँ जी, पे, ठीक है। जी। तो हमारी जो सोच है, हमारी तार्किक बुद्धि जो है, जो हमें दिखता है वो हम जो सुनते हैं हम उसे भी विश्वास करते हैं जी। लेकिन मनुष्य की इंद्रियों की जो क्षमता है उसके इधर और इधर भी तो दुनिया है ना, ठीक है। आज जो है जो तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि जो मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल साइंस का तो आधार ही जो है, जैसे मैंने बोला सर्केडियन रिदम, आज की डेट में जो है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का आधार ये है कि आप जो है नेचर के जितने करीब रहेंगे, ठीक है। मतलब जापान में तो ये शुरू भी हो गया है कि बीपी, डायबिटीज, कैंसर है तो जंगल में जाके नेचर के करीब रहो आप, ठीक है। आपकी जो है मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके भीतर की जो है चीज़ें रिवर्सल होने लगी हैं, होने लगी हैं, एजिंग बढ़ने लगी है, ठीक है। जापान में तो एक शहर भी है जहाँ पे एक उम्र जो है 100 साल मानी जाती है। हार्वर्ड वाले वहाँ भी जाकर रिसर्च कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कुदरत के करीब रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ जो है, जो इस प्रकृति के नियमों को जो व्यक्ति समझ लेता है, सूर्य की चाल को समझ लेता है, ये पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं हमारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको समझ लेता है, उसका जीवन जो है सफल होता है, वो प्रसन्न रहता है, जो जीवन का सार है। तो आज के जो बच्चे हैं मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सब चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। और मेडिकल साइंस जो है जितना जल्दी इस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को जो है अडॉप्ट करती है अपने आप में, वो उतना ही मानवता को बेहतर परिणाम दे सकती है। जी, चलिए इसी के साथ मैं सभी महानुभाव वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास चर्चा में हमारे साथ पार्टिसिपेट होने के लिए। शुक्रिया आप सभी का। तो सीधी बात यही है कि क्या वो दिन अब नज़दीक आ रहा है जब यूएन में भी वैदिक घड़ी से ही समय देखा जाएगा। हालांकि ये बात मैं बहुत बात की कह रहा हूँ, आप कहेंगे इतनी जल्दी क्या है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है शुरुआत। मध्य प्रदेश की धरती भोपाल से शुरुआत हो चुकी है, दुनिया देख रही है। आने वाले समय में वैदिक घड़ी दुनिया को कितना प्रभावित करेगी ये भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए VS TV। नमस्कार।